एक होते हैं वेजल्स, ये बहुत पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं, और एक साथ बहुत सारे होते हैं गुच्छे की तरह। तो ये क्या करते हैं, दे अब्सॉर्ब फूड, फूड को अब्सॉर्ब करते हैं और उसको ब्लड में मिला देते हैं। उसके बाद वो कहाँ पहुंचेगा, उसके बाद वो जहां हमें एनर्जी की जरूरत होगी, जहां हमें नए टिश्यू बनाने होंगे, और जहां हमें पुराने टिश्यू को रिपेयर करना होगा, वहां पे पहुंचेगा ये सारा का सारा खाना। ठीक है, फिर जो बचा हुआ नहीं होगा, अनडाइजेस्टेड फूड, अनअब्सॉर्ब फूड, जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन ने नहीं लिया है, उस खाने को वो ले जाएगा कहां की तरफ, वेंट टू लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत की तरफ ले जाएगा। ठीक है, जहां पे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका काम मैं आपको बता देता हूं। लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करता है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम, ओके ओके, ये भी गया। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन का काम है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम है, क्या काम है, पहला काम है इसका, ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है, रीअब्जॉर्ब। अगर आपके खाने में थोड़ा बहुत भी क्वालिटी मटेरियल बचा है तो वो उसको रीअब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और उसके अलावा अब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, जितना खाना आपका बचा है उसमें रीअब्जॉर्ब के समय सारा का सारा पानी वो सोख लेगा। क्योंकि अगर पानी बॉडी से ज्यादा मात्रा में बाहर निकल जाएगा तो हमारी बॉडी के पास पानी नहीं बचेगा और ब्लड बनने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए वाटर को क्या करता है, ये जितना काम का पानी है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है, दोबारा अब्जॉर्ब करता है, और साथ में रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी विया द एनस, और बाकी जो अनअब्जॉर्ब्ड है, जो अनवांटेड है, जो बॉडी के लिए ठीक नहीं है, उन सबको वो बाहर कर देगा थ्रू दी एनस। ये एग्जिट है बॉडी का, और सारे के सारे वेस्ट मटेरियल जो है बॉडी के, सारे के सारे वेस्ट मटेरियल वो यहीं पे रेगुलेट हो जाते हैं। पूरा नाम है इस एनस का एनाल स्पिंक्टर, मसल्स होती है यहाँ पे एक, उसके थ्रू बाहर कर देगा। काफी आसान है। तो ये पूरा का पूरा जो हमने लास्ट वीडियो में और अब जो देखा है, ये सारा का सारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनल स्पिंक्टर एनस तक जाता है। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखें। चलिए, तो ये हमने पढ़ा कि एनल स्पिंक्टर जो है दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को ध्यान रखेंगे हम। अब दांतों की रखवाली बहुत जरूरी है। दांत, अभी हमने माउथ में एलिमेंट्री कैनाल का सबसे प्राइमरी, सबसे फर्स्ट पार्ट है दांत, वही काटेगा। अगर दांत नहीं होगा तो सारा काम किस पे आ जाएगा, स्टमक पे आ जाएगा। स्टमक को एसिड ज्यादा रिलीज करना पड़ेगा, इसलिए तो कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि खाने को चबा चबा के खाना चाहिए ताकि हमारे पेट की वॉल्स को कम मेहनत करनी पड़े। ठीक है, तो डेंटल केयर वाला ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं फिर भी बता देता हूं। दांतों में इनेमल्स लग जाते हैं और डेंटाइन हो जाते हैं। वो हमारे दांतों में ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल और डेंटाइन होते हैं। इट बिगिंस जब बैक्टीरिया इस पे एक्टिंग करना, क्या होता है जब हम मीठा खा लेते हैं, क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं बच्चे, जितना भी हम कुछ खा रहे हैं वो सब क्या बनता है, वो सब बन रहा है स्टार्च। और स्टार्च जो होता है वो मीठा होता है। कभी आप एक ब्रेड को लेना और थोड़ी देर चबाना, वो मीठा लगने लग जाएगा। इवन तो रोटी को भी, रोटी भी आप चबाओगे वो मीठा लगने लग जाएगा थोड़ी देर बाद। तो इसका मतलब उसमें स्टार्च है, स्टार्च का फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च किसका फॉर्म है, ग्लूकोज का फॉर्म है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसमें आते हैं मेन बात करते हैं। मेन बात यह है कि जब हम उस स्टार्च को खा रहे हैं तो हमारे दांतों में क्या है, वो स्टार्च बना रहा है, उसके साथ मिलकर शुगर आ जा रहा है, हमारे मुंह में शुगर की मात्रा बढ़ जा रही है। और ये शुगर जो है इससे बनता है एसिड। ये एसिड क्या करता है, हमारे सॉफ्टन्स कर देता है और डीमिनरलाइज द इनेमल। हमारे दांतों में इनेमल होता है, दांतों के ऊपर लेयर होती है, ठीक है, उसको खराब कर देगा ये इसके ऊपर जाके चिपक जाएगा और चिपकने के कारण इसमें जल्दी से फिर बैक्टीरिया जो हैं वो हमला कर देंगे, इसमें बैक्टीरिया इसमें हमला कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारे इनेबल को नुकसान पहुंचाता है एंड आफ्टर दैट बैक्टीरिया हमला कर देगा। ठीक है, जब इसकी लेयर चिपक जाएगी, इसलिए कहते हैं ना, रात को अगर मीठा खा रहे हो आप तो उसको वैसे ही मत, या तो कुल्ला कर लो या ब्रश कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट, दिन में बेशक सुबह मत करो लेकिन रात को सोने से पहले कर लो,
क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, हम कुछ खाते नहीं है तो बैक्टीरिया को टाइम मिल जाता है हमारे दांतों में हमला करने का, हमारे इनेमल को नुकसान पहुंचाने का। तो सुबह उठ के बेशक मत करो, लेकिन रात में सोने के बाद, सोने से बाद कह रहा हूँ, सोने से पहले, सोने के बाद तो कैसे ही करोगे, ठीक है। बड़ा ही थर्ड क्लास जोक था मेरा। Masses of bacteria cells together with food particles stick the teeth to form dental plaque। तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस फूड पार्टिकल के साथ जाके इस इनेमल पे चिपक जाएंगे और चिपकने के बाद वो बनाएंगे प्लेक। बहुत सारे टूथपेस्ट अपने आप को इसी करके बेचते हैं। आजकल तो नए तरीके का एडवर्टाइजमेंट आ गया है, अपने इनेमल्स को रखिए स्वस्थ ऐसा करके, ठीक है। प्लेग से बचाएं खुद को। अब कीड़े नहीं बोलते, बोलते प्लेग से बचाएं, ठीक है। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस। तो क्या होता है ना, जो सलाइवा है, जो कि सैलिवरी ग्लैंड से निकला है, वो टूथ के नीचे तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण क्या होगा, ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लेग बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। तो इसलिए डेली आपको अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस पर अपना घर बना लेंगे और इससे आपको इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि कहते हैं दांतों में कीड़े लग जाना या दांत सड़ जाना या मसूड़े जो होते हैं उसमें ब्लड आने लग जाता है, इसका मतलब है आपका इनेमल कमजोर हो गया है। क्योंकि दांत जो होता है ना, जहां से चिपका होता है जिस सरफेस से, वो है इनेमल की, उसकी बात करूं, ठीक है, तो वो कमजोर हो जाएगा। और कुछ एडिशनल चीजें मैं बता देता हूं, फ्री की नॉलेज। फ्री की नॉलेज ये है कि आप अपने ब्रश को, कोई भी ब्रश हो, मैक्सिमम 2 से 3 महीने, उससे ज्यादा नहीं, कोई भी ब्रश 6 महीने, 7 ब्रश, एक ब्रश को मत घिसा करो। और ब्रश ऐसा हो जिसके ब्रिस्टल्स सॉफ्ट हो। अगर सॉफ्ट नहीं है तो ब्रश करने से पहले उसको पानी में डालो कुछ देर, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, वरना उससे खुरचोगे ना दांत को तो वो फिर गम्स को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे शरीर है, ख्याल करना चाहिए इस काम में, है ना। चलिए रामायण खत्म, आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन समझना है तो रेस्पिरेशन एनसीईआरटी का सहारा बाद में लेंगे, पहले कुछ नोट्स ले लेते हैं तैयार किए हुए। रेस्पिरेशन, उससे पहले हम एक बार इसको भी देख लेते हैं। रेस्पिरेशन सबसे पहले हम देखते हैं पौधों का, प्लांट्स रेस्पिरेशन। पौधे जो हैं, ग्लूकोज, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, साइटोप्लाज्म, ये तो बाद में आएगा, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला है, इसको क्यों ले रहे हैं, सॉरी, हाँ ये ठीक है, वो पायरुवेट वाला तो बाद में पढ़ रहे। ओके, तो ये है हमारा ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज की जो क्लास है वो इसी पर ज्यादा डिपेंड रहेगी। इससे पहले थोड़ा सा हमने पिछली क्लास का पढ़ा है। रेस्पिरेशन जो है ये कुछ इस तरीके से, इसमें जो ऑर्गन है वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं, वो भोजन मार्ग नहीं है, ये श्वसन की प्रक्रिया है जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है, एनर्जी का निर्माण होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन, श्वसन। अब इसका क्या सीन है, इसमें जो चीजें काम आती है, तो एक हमारे पास नोज है, ठीक है, ये हमारा जो है रेस्पिरेटरी डक्ट है पूरा का पूरा, ये जा रहा है जहां ये मिलता है, यहाँ लैरिंग्स फेरिंग्स होते हैं, साउंड बॉक्स जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, यहीं पे होता है। ये हमारा मेल्स में दिखता है, एडम्स एप्पल बोलते हैं, एडम्स एप्पल, उभरा हुआ, फीमेल में नहीं होता उभरा हुआ, मेल्स में होता है, ठीक है। उसके अलावा ये जाता है, ये विंड पाइप है पूरी की पूरी, ये विंड पाइप है, विंड पाइप ऑइसोफेगस नहीं होती है बात नहीं, ठीक है। विंड पाइप है पूरी की पूरी, इसको बोलते हैं ब्रोंकाइज, सिंगल हो तो ब्रोंकाई और मल्टीपल हो तो ब्रोंक्योल्स, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ये पूरा का पूरा किसके अंदर है, हमारे, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लंग्स बोलते हैं इसको, ये हमारा लंग्स का पार्ट है। और ये जो इसके नीचे है, ये कर्व जैसा, हड्डी जैसी संरचना, इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या काम करता है, जब आप एक बार प्रैक्टिकली देखो, जब आप सांस लेते हो, व्हेन यू ब्रीथ इन, तो डायफ्राम क्या करता है, चेस्ट कैविटी, इस पूरे को अगर हम साइंस की भाषा में बोलेंगे बच्चे, तो हम बोलेंगे चेस्ट कैविटी।
एक चेस्ट का पूरा एरिया, इसलिए इसको चेस्ट कैविटी कहा जाता है। व्हेन वी ब्रीथ इन, यानी जब हम इनहेल करते हैं, सांस को अंदर भरते हैं, तो हमारी चेस्ट कैविटी ऊपर उठती है, एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड होने का मतलब है उसमें हवा भरेगी, तो ये क्या करता है, ये कर्व हो जाएगा इस तरीके से। ये हमारे चेस्ट कैविटी को ऊपर उठाने में डायफ्राम बहुत मदद करता है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो हवा भरने में हमें मुश्किल हो। ठीक है, तो डायफ्राम क्या करता है, चेस्ट कैविटी के अंदर हवा भरवाने में मदद करता है। लंग्स के अंदर हवा, चेस्ट कैविटी में नहीं, लंग्स में हवा भरवाता है, ये उसको ऊपर उठाता है। एंड वी व्हेन वी एक्सहेल, जब हम श्वास को छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये अंदर दब जाएगा, धस जाएगा अंदर की तरफ। ठीक है, एक्सहेल और इनहेल का प्रोसेस चलता है। एयर का पाथवे, हवा कहां से निकलेगी और कैसे चलेगी ये देख लेते हैं। एयर का पाथवे, सबसे पहले नाक, नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स में हेयर्स होते हैं, ये हेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये फिल्टर का काम करते हैं। फिल्टर कैसे, जो बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या जो दूसरे बैक्टीरिया होंगे, या फिर कोई कीड़ा होगा, इंसेक्ट होगा, उसको डायरेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जाने में, तो भी अगर यहाँ अटक गया कोई कीड़ा जाके, जैसे कि आजकल देखा को बाइक पे जाते हैं, आंखों में कीड़े चले जाते हैं, भाई बहुत दिक्कत होती है ना। सोचे इसी तरीके से अगर यहाँ हेयर्स नहीं होंगे, हेयर्स नहीं होंगे, या मॉइस्चर, यहाँ हेयर्स के साथ साथ नॉस्ट्रल्स में मॉइस्चर होता है, नमी होती है। नमी, नमी मतलब गीलापन, उसका भी रीजन है, वो बिना रीजन के नहीं है कुछ भी। क्या होता है, बहुत सारे आजकल तो मॉडर्न जमाने आ गया, लोग हेयर्स को हटवा देते हैं, लेकिन ये हेयर्स काम आ रहा है, ये फिल्टर का काम कर रहा है। ये फिल्टर कैसा काम कर रहा है, डस्ट के पार्टिकल्स को रोक रहा है, क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया तो लीवर को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो आजकल तो वैसे इतना पॉल्यूशन हो रहा है, तो लीवर बच तो वैसे भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं ऐसी चीजें। ये जो मॉइस्चर होता है, नमी होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं म्यूकस, इसको हम बोलते हैं म्यूकस। नाकों में, हमारे नाक में जो हेयर्स है और जो मॉइस्चर है, इस मॉइस्चर को बोला जाता है म्यूकस। तो कुछ इस तरीके से चलता है। नॉस्ट्रिल फिल्टर बाय फाइन हेयर, इसमें बाल होते हैं और म्यूकस होता है। उसके बाद नॉस्ट्रिल्स के बाद हमारे गले वाला पार्ट आएगा, थ्रॉट, लेकिन इसको हम थ्रॉट नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ट्रैकिया, TRACHEA, ट्रैकिया। क्या बोलेंगे, ट्रैकिया। थ्रॉट या ट्रैकिया जिसको नाम दिया गया है, ये वाला पार्ट। उसके बाद आता है ब्रोंकाई, और फिर होता है एल्वियोली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऑक्सीजन को छोड़ना, बॉडी में जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, ये इस एल्वियोली का काम है। एल्वियोली जो है ब्रोंकियल्स से जुड़े हुए होते हैं, दे अटैच विद द ब्रोंकियल्स। सिंगल होगा तो एल्वोली बोलेंगे, ठीक है, एल्वोली, एल्वियोली। ठीक है, तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द पैथवे, कि पहले नोस्ट्रिल्स में आया, फिर ट्रैकिया में गया, फिर विंड पाइप से होता हुआ हमारे पास कहा गया, लंग्स में आया। लंग्स में क्या मिला हमें, ब्रोंकियल्स मिला, और उस ब्रोंकियल से कहां पहुंचा वो, एल्वियोली में मिला, जहां पे एक्सचेंज, ये जो है ना, ये काम करता है एक्सचेंज का। ठीक है, हार्ट का काम तो ब्लड को पंप करना है, वो बाद में पड़ेगा। इसका काम है उस ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाना और कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करके बाहर निकालना। ठीक है, किसका काम है ये इस एल्वियोली का काम। लंग्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, तो एल्वियोली इंपॉर्टेंट। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, रिपीट अगेन, कि पहले जाएगा नॉस्ट्रिल्स में, नॉस्ट्रिल्स में कुछ चीजें मिलेंगी, फिर ट्रैकिया में जाएगा, आफ्टर दैट विंड पाइप से होते हुए ब्रोंकियल्स के थ्रू ब्रोंकाई में आता है। ठीक है, अब इसके बाद आपका काम है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। देखो, हमारे इस जगह पे ये यहां पे है ना, ये छल्ले जैसा दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से। इस पे भी एक बार क्वेश्चन आया था, इसको कहते हैं बेटा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहा जाता है इसको। इसका बहुत बड़ा काम है। क्या काम है, जब हवा आ रही है अंदर, ये हवा स्किप ना हो जाए,
कहीं चली ना जाए, पास ना हो जाए, कोलैप्स हम बोलते हैं साइंस की भाषा में, एयर कोलैप्स, एयर कोलैप्स ना हो जाए। आपकी बुक में लिखा होगा किसी जगह पे कि हवा को कोलैप्स करने से बचाती है। ये कोलैप्स का मतलब क्या होता है? कोलैप्स का मतलब होता है अपने रास्ते से भटकना, इधर उधर हो जाना। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की मदद करता है, ये एयर को कोलैप्स होने से बचाता है और डायरेक्ट पहुंचाने का काम हवा को, ठीक है। ये थ्रॉट में प्रेजेंट होता है, ये इंश्योर करता है कि हवा जो है वो कोलैप्स ना, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा एल्वियोलाई, एल्वियोली, एल्वियोली जो है वो, दिस इज अ पार्ट ऑफ लंग्स, अंदर होता है और इसका काम है गैसेस को मैक्सिमाइज सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंज, एरिया को बड़ा कर देता ताकि हम ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ पाए और ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा ले पाए। ये किसका काम है? एल्वियोली का काम है। एल्वियोली सरफेस एरिया को बढ़ाता है और गैस के एक्सचेंज में मदद करता है। ओके, फिर आते हैं हम केमिकल एक्सचेंज पे। देखो, जो भी ऑक्सीजन आ रहा है वो जाके यहां से कहां मिलेगा? हमारे ब्लड में मिलेगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर हो रहा है वो भी तो ब्लड से ही हो रहा है, दोनों काम तो ब्लड से ही हो रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन तो ब्लड से, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जा कहां रहा है? तो ब्लड में बेटा, जब अभी हम ब्लड के बारे में और भी पढ़ेंगे, क्लास 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा ब्लड के टाइप्स में, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड प्लाज्मा, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो ब्लड के अंदर एक आरबीसी होता है बच्चे, उसके अंदर होता है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन का काम, जिम्मेदारी इसकी है, सारा ऑक्सीजन ये लेके घूमता है पूरी बॉडी। ऑक्सीजन सप्लाई का काम है हेमोग्लोबिन का। हेमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, रेड कलर होता है, इसीलिए ब्लड का रंग भी रेड होता है। ब्लड में सिर्फ रेड ब्लड सेल्स रेड होते हैं, सारे रेड नहीं होते। और रेड ब्लड सेल रेड क्यों है? क्योंकि उसके अंदर है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन काम क्या करता है? तो बच्चे ये काम करता है, किसको कैरी करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाता है। हेमोग्लोबिन हाई एफिनिटी फॉर O2, O2 को अपने साथ रखता है रेड ब्लड सेल्स में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ब्लड प्लाज्मा में होता है। तो CO2 कहां होता है? ये ब्लड प्लाज्मा में होता है, ये ब्लड प्लाज्मा में होता है, ठीक है। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके चलो, मैं जैसा कि कह रहा हूं कि एक एक पॉइंट जरूरी है तो है, तो हमें पता होना चाहिए O2 जब मैं ऑक्सीजन का नाम लूं, जब मैं लंग्स का नाम लूं सिर्फ, तो मुझे पता नहीं उसमें एल्वियोलाई है, उसमें ब्रोंकियल्स है ना, वो किस पे है? वो किस पे टिका हुआ है? तो डायफ्राम पे टिका हुआ है। उसके ऊपर क्या है? तो उसके ऊपर भाई साहब ये कार्टिलेज है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या काम करता है? कोलैप्स होने से बचाता है। फिर जब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कहां जाएगा? हेमोग्लोबिन में जाएगा, ब्लड में, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। उसके अलावा पूछा जाए तो CO2 कहां से आएगा? CO2 आएगा ब्लड प्लाज्मा से, निकाले CO2 ब्लड प्लाज्मा, क्योंकि दोनों चीजें एक ही कैरी थोड़ी कर सकता है ना। जो हेमोग्लोबिन है उसके अंदर CO2 तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर O2 है। तो CO2 किस में है? वो ब्लड प्लाज्मा में। और ये ब्लड प्लाज्मा ब्लड का ही एक रूप है। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर आपको शायद मालूम हो, थोड़ा गैस करो कि क्या पूछने वाला था, मैं खुद ही भूल गया क्या पूछने वाला था इतनी देर में। चलो अभी याद आएगा तो फिर दोबारा पूछूंगा। ब्लड से रिलेटेड था, क्या था? ब्लड को क्या कहते हैं? ब्लड टिश्यू का कौन सा टाइप है? ब्लड टिश्यू का कौन सा टाइप? ब्लड एक टिश्यू है, तो ब्लड टिश्यू का कौन सा टाइप है? उसके अंदर फिर ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं दूसरे, लेकिन ब्लड टिश्यू का कौन सा टाइप है? सर खुजाने वाली बात है। ब्लड टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू टाइप है, इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है क्योंकि पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू में हमने ब्लड पढ़ा था 9th में, हमने बोन पढ़ा था, और हमने पढ़ा था न्यूरॉन, जिसको बोलते हैं नर्व सेल। ये सारे कनेक्टिव टिश्यू, इसलिए कह रहा हूं देखो एक ही फिनोमिना है, वो है रिवीजन, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है हमारे पास इस टॉपिक से, देखते हैं।
वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? डिफ्यूजन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्यों नहीं होता है? डिफ्यूजन इनसफिशिएंट फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। 9th क्लास में हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दो चीजें पढ़ी थी। ऑस्मोसिस वाटर में होता है, डिफ्यूजन O2 और CO2 के कारण होता है। O2 और CO2 के कारण होता है। इसका आंसर आप ढूंढ के लाओगे, ठीक है, और मुझे बताओगे। इसका आंसर अगर आप ढूंढ सको तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आएगा तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके, मिल जाएगा, ये ऐप पे मिल जाएगा, ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा कुछ रह गया हो। लेट्स सी एनसीईआरटी। तो हमने रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस पूरा किया, पूरा का पूरा, जिसमें हमने देखा एनर्जी बनती कैसे। नहीं, अभी तो नहीं देखा एनर्जी कैसे बनती है। अभी तो सिर्फ इतना देखा कि O2 और CO2 अंदर बाहर कैसे हो, इसके अलावा और कुछ नहीं देखा हमने, है ना। अब हम देखेंगे एनर्जी इससे कैसे बनती है। हमारे पास 3 केस हैं, आपको इनको ध्यान रखना है। ग्लूकोज हमेशा 6 कार्बन, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जब साइटोप्लाज्म बॉडी के अंदर होता है, हमारे सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म से जैसे ये मिलेगा पायरुवेट होंगे ये, यानी ये जो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएंगे 3 कार्बन के मॉलिक्यूल, ये कन्वर्ट हो जाएंगे 6 से 3 हो जाएंगे। अब ये तीन कैटेगरी में काम करेगा, तीनों में से कोई भी सिचुएशन आएगी उसके हिसाब से खुद को बदलेगा। देखते हैं कैसे। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन अभी आ जाएगा, आपको बस इतना ध्यान रखना है। 6 कार्बन के मॉलिक्यूल से जो ग्लूकोज के रूप में आए हमारे पास, जैसे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब किया ना खाना, तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में आया हमारे पास। अब वो ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल वाला है, हमारे सेल के पास पहुंचा। सेल भैया बताओ क्या सीन है, तो कहेगा भाई 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में चेंज करूंगा इसको। जब 3 का ग्लूकोज 6 कार्बन के मॉलिक्यूल वाला चेंज होता है 3 में, तो उसको पायरुवेट कहते हैं, ठीक है। ये समझो, अभी इसमें 3 कंडीशन होती है चेंज होने की। चेंज होने की 3 कंडीशन है। पहली, जब ऑक्सीजन ना हो, जब ऑक्सीजन कम हो, ना हो, और जब ऑक्सीजन उपलब्ध हो। 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है जब ऑक्सीजन ना हो, तो इसी में एक जानवर का नाम आता है जो बिना ऑक्सीजन के चेंज करता है, बिना ऑक्सीजन के। यह यीस्ट, यीस्ट करता है बच्चे फर्मेंटेशन। ये क्या करता है, ग्लूकोज को चेंज करके, जैसे ग्लूकोज जो है 6 कार्बन के मॉलिक्यूल 3 में चेंज हुए, तो ये निकालता है अपने से एथेनॉल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का यूज कर लिया, CO। अब इसका एक आप जीता जाता एग्जांपल रख सकते हो कि जैसे मान लो आपने क्या किया, गुदा वो छोले भटूरे खाए होंगे। छोले भटूरे में क्या होता है, उसका डो बनता है, डो मतलब गूंथते हैं ना उसको, डो कहते हैं उसको। रात भर फिर प्लेट से ढक देते हैं और उसमें यीस्ट छोड़ देते हैं थोड़ा सा। वो यीस्ट क्या करता है, सारा ऑक्सीजन तो खत्म उसका, अब वो यीस्ट क्या करेगा, उस ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करेगा और वो क्या बना देगा, एथेनॉल। इसलिए उसमें हल्का सा खट्टापन आ जाता है, ठीक है। CO2 और बाकी एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, वो निकाल दी और एनर्जी का उसने खुद इस्तेमाल कर लिया। तो ये कब होगा, जब ऑक्सीजन नहीं है। आपको एग्जांपल सिर्फ यीस्ट का देना है, बाकी पंचायत नहीं करनी है। अब हम देखते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं इसके लिए आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं, याद रखोगे हमेशा, एक बार सुन लोगे तो वही काम होगा। पहले 6 कार्बन के मॉलिक्यूल बनेंगे, उनका पायरुवेट बनेगा, उसके बाद ऑक्सीजन कम हो जाएगा। देखो क्या होता है, एक तो होता है स्पोर्ट्स पर्सन जिसको आदत है, वो डेली एक्सरसाइज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो उसे। एक होते हैं आम बंदे, जैसे तुम लोग, आम बंदे जैसे तुम है, कल सुबह सुबह उठ जाओ और मस्त जाओ रोहिणी, मतलब दूर तक घूम के आ जाओ, फिर घर आओगे तो फिर पैर में दर्द हो जाए, फिर अगले दिन से जाना था। या तुम 2-4 बार सीढ़ियां ऊपर नीचे कर लो, उसके बाद पैर की हालत खस्ता। तो ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी बॉडी में बच्चे बनता है ऑक्सीजन की कमी होने पे।
ऑक्सीजन के एब्सेंस वाले जानवर नहीं है, ऑक्सीजन है हमारे, लेकिन उसकी कमी पड़ जाती है। क्यों कमी पड़ गई? क्योंकि इससे पहले हमारे सेल्स को एक्सरसाइज करने की आदत नहीं थी। अचानक ही तुमने इतनी एक्सरसाइज कर ली कि सेल के पास ऑक्सीजन बचा नहीं। सेल के पास ऑक्सीजन ना बचने का मतलब है उनके हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन नहीं बचा। समझे? यानी हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ना बचने का मतलब है कि लंग्स जो है उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा कि वो ब्लड में ऑक्सीजन को डाले। तो ब्लड में जब, क्योंकि मैं अभी बैठता था, आराम से सोता था, लेटता था, स्कूल तक जाता था, वापस आ जाता था, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं। लेकिन अचानक ही मैंने स्किपिंग कर ली, 100 स्किपिंग कर ली रोप से, है ना, उसके बाद मेरे सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई। तो हमारे सेल्स में किस चीज की कमी हो गई? सेल्स में कमी हो गई ऑक्सीजन की। सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं बचा। सेल्स के पास जब ऑक्सीजन नहीं बचता तो उसमें बनने लग जाता है सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है और साथ में निकलती है एनर्जी। तो जब आप ज्यादा करते हो एक्सरसाइज तो लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और एनर्जी बचती ही नहीं, बनती ही नहीं है, फिर धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाती है। फिर हमारे आने लग जाते हैं क्रैम्प्स, जैसे कि ये
और इस नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वन टॉपिक। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,